सो हे वेलकम टू फार्मिस लेट मेक इज ईज। तो फर्स्ट लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन टू द जूरिस्पॉन्डेंस, जो कि सिलेबस में तो नहीं है एक तरह से देखा जाए, पर ये इंपॉर्टेंट है ये एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन पता लग गया होगा। अब हम एक्चुअली फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टुडे। तो एज यू कैन सी द फर्स्ट यूनिट ऑफ जूरिस्पॉन्डेंस इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। तो यूनिट देख के हमें कुछ समझ में नहीं आता बेसिकली, तो मैं यहाँ पे बहुत इजी वे में समझाने के लिए ट्राई करूँगा। फर्स्ट लाइन आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन जो हमने कर लिया बेसिकली, पर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे अच्छे मैनर में। तो ये लेक्चर आपका फर्स्ट लाइन होने वाला है पूरा, शेड्यूल टू द एक्ट एंड द रूल्स। फिर आपका सेकंड जो है, सेकंड टॉपिक है वो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। तो हम इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि इंपोर्ट कैसे करते हैं किसी भी ड्रग को, और कंडीशन क्या होती है, लाइसेंसिंग कैसे करवाते हैं। ओके। थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, की जो हमने इंपोर्ट कर लिया उसको मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, उनके अंदर क्या लाइसेंस आते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, कैसे सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सेट्रा। फिर जो आप ला सकते हैं ना कंडीशन ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस एंड कंडीशन, वो इनके अंदर ही कवर हो जाते हैं, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर के अंदर ही कवर हो जाते हैं। तो वो एक तरह से हम वो एक टॉपिक नहीं है, वो बता रहे हैं कि इनके अंदर हमें ये पढ़ना है। ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। 3 टॉपिक है, हम 3 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में ये कवर करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? ये बहुत ही ईजी है। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मैंने बताया था आपको किनके द्वारा लागू करा गया था। एज वी नो, राम चोपड़ा, आर एन चोपड़ा, ठीक है, आर एन चोपड़ा, जो कि 1930 में ऑन 11 अगस्त 1930 पे एस्टेब्लिश हुआ था ना कमेटी, चोपड़ा कमेटी, उन्होंने ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को करा था। बाकी जो क्या कहते हैं अमेंडेंट हुए थे इन लॉ में, वो बाकी हाथी कमेटी आई, उसके बाद भोर कमेटी आई, इन्होंने अमेंडेंट करा, आयुर्वेदा को भी डाला इसके अंदर, इंडिजीनियस सिस्टम को भी डाला। तो वो तो आपने पढ़ लिया था हमारे डेफिनेशन वाले लेक्चर में, ठीक है। तो बनाना आपको ये है, जो आंसर आप बनाओगे लेंथी बनाओगे वो आप ही बनाओगे, मैं बस यहाँ पे समरी ब्रीफ नोट बता रहा हूँ आपको। ओके। तो ये है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये क्या है, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो बना था ना, वो बना था 1940 में, पर उसके बाद चेंजेस होना और एडवाइजरी बोर्ड से एडवाइस आए, ये सब होने के बाद 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कि इसको लागू करा गया था। ओके। तो ये वर्डिंग है जो इंपॉर्टेंट था। तो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहे थे 1940 से पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक के। तो फेडरल सिस्टम ने क्या करा, एक रूल पास करा, एक एक्ट पास करा। एक्ट जानते हो क्या होता है, एक ही टॉपिक के अंदर एक ही रूल, ठीक है, सॉरी एक ही रूल के अंदर एक ही लॉ बनता है। जब एक टॉपिक में एक लॉ बनता है, वो भी हमने डेफिनेशन वाले लेक्चर में करवाया था। तो एक्ट तैयार करा, और ताकि जो भी मिसयूज हो रहे थे उसको रेगुलर सिनेरियो में ला सके। तो वो बनाते हैं 1940 में एक, मतलब कि 10 अगस्त 1940 को क्या बनाते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल बनाते हैं। और ये पास कब होता है, मतलब कि रेगुलेट कब होता है, 1945 में ये रेगुलेट होता है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल रेगुलेट, ये क्या रेगुलेट करता है, जैसे कि सेल करना, ड्रग का यूज़ कैसे करा जाएगा, कहाँ करा जाएगा, किन के द्वारा करा जाएगा, रिकमेंडेशन कौन करेगा, एक डॉक्टर ही तो रिकमेंड करेगा ना। एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया, मतलब कि अब जो ड्रग थे ना, तो कॉस्मेटिक को क्यों कंसीडर करा, मैंने पहले ही बताया था आपको। सपोज करो एक ड्रग है जो कि बैंड है, प्रोहाइबिटेड है, तो वो एक फिजिशियन ही बेच पा रहा था ना, पर क्या हुआ अगर एक कंपनी है कॉस्मेटिक, ओके, वो चाहती है यार देखो डिस्पेंसिंग हम करते हैं मेडिकल स्टोर में, तो बहुत कम लोग लेने जाते हैं ना, अगर एक दवाई की तरह कोई देखा जाएगा, क्योंकि एक आप दिमाग में क्या सोचते हो एक दवाई को लेकर कि यार ये दवाई है, इसको हम जितना कम यूज़ कर सके हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। पर एक कॉस्मेटिक के बारे में इतना नहीं सोचते। सपोज करो एक क्रीम है या परफ्यूम है, उसको आप हेजिटेट नहीं करोगे अपने फेस पर लगाने के लिए, वो आप तुरंत अप्लाई करोगे और रेगुलर सिनेरियोज में अप्लाई करोगे, आजकल परसों रेगुलर पर डे आप उसको यूज़ करोगे। ओके। पर एक ड्रग को लेने से पहले हम कई बार सोचते हैं कि यार इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें हमारे बॉडी में गलत साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है। ओके। तो ये देखो कितना डिफरेंशिएट आ गया ना, हम यूज़ हम पर ड्रग ही कर रहे हैं। कभी आप फेयर लवली हो गया, परफ्यूम हो गया, कुछ भी हो गया, उसको आप पीछे घुमा के इंग्रेडिएंट पढ़ो, वहाँ पर भी तो ड्रग्स हैं एक तरह से। तो अब एक कंपनी अगर सोचे तो मेडिसिन ऐसे तो उनका सेल बहुत कम हो रहा है, पर कॉस्मेटिक में ही वो अपना ड्रग मिला के बेचने लग जाए तो प्रॉफिट तो हाई हो जाएगा ना। तो इन्होंने सिनेरियोस को सब कुछ को देखा, तब कॉस्मेटिक को भी उन्होंने ड्रग में ही कंसीडर करा, ताकि ये भी कपलेबाजी ना कर पाए वो लोग, मतलब एज अ लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करा कि अगर कोई भी कंपनी बनाती है किसी भी ड्रग को, तो यार क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दिया उन्होंने। रूल प्रोवाइड गाइडेंस इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैन्युफैक्चर कौन कैसे और क्या किस तरह के ड्रग कौन इंपोर्ट कर सकता है, कहाँ से, ठीक है, सेल कैसे करने का तरीका होना चाहिए उनका, ये नहीं कि फॉल्स क्लेम कर रहे हैं वो लोग, सेल इन अ जेन्युइन और रेपुटेटेड वे में ही होना चाहिए, ठीक है ना, विदाउट फॉल्स क्लेमिंग। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। फिर उन्होंने लॉ, एम क्या होगा इस लॉ का, इंश्योर करा कि सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के बारे में इंश्योर करा कि ये लोग किस पे वर्क करा था, किस पे बेस्ड था, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए। तो अब यहाँ पे पढ़ो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 आर द रेगुलेशन ऑफ अकंपनी द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड प्रोवाइड फर्दर डिटेल ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ड्रग। द रूल ले डाउन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इम्पोर्ट। तो इस रूल में क्या था, रिक्वायरमेंट्स ले डाउन, उन्होंने ले डाउन करा, मतलब नोट डाउन करा, मतलब कि बताया, ब्रीफ में बताया कि ये है रिक्वायरमेंट, मैनुफैक्चर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सेल्स करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट आप ड्रग करें तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट, सबके लिए मतलब रिक्वायरमेंट डाल दिया, इंक्लूडिंग द प्रोसीजर ऑफ। अब जो रिक्वायरमेंट हम ले रहे थे ना, मतलब कि लाइसेंसिंग हम ले रहे थे, तो लाइसेंस लेने के लिए भी आपको कुछ वो होने चाहिए, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स लगेंगे, जैसे कि क्या, आप एक क्वालिफाइड पर्सन हो और आपके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड स्टैंडर्ड। और आपने जब ड्रग को रेडी कर लिया तो उसकी लेबलिंग के लिए पैकिंग कैसी होनी चाहिए उसका, लाइक पैकिंग, लेबलिंग, फॉल्स क्लेमिंग नहीं होना चाहिए, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, सब कुछ होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, जैसे जो भी चीज़ आप ड्रग बना रहे हो। और कंडीशन की एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में आप क्या क्या चीज़ दिखाओगे, तो कंडीशन अप्लाई करा उनके लिए, ताकि जो ड्रग बने वो एक क्या बने, क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा बने और लाइसेंस पर्सन के द्वारा बने। ओके। ऑब्जेक्टिव क्या था ये लॉ पास करने का, टू कंट्रोल द ड्रग मिसयूज, मतलब कि क्या मिसयूज ना हो, ड्रग का मिसयूज ना हो, तो उसको ओवर कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल IMDS, यहाँ पे आप देख सकते हो IMDS मतलब इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स।
कि किसके अंडर हो, एक लाइसेंस पर्सन के अंडर ही हो, ठीक है। टू एंश्योर वेरीफाई स्टैंडर्ड, क्वालिटी इनकी स्टैंडर्ड हो, ओके। इररिप्लेसमेंट का मैनेजमेंट हो सके, लाइक सपोज करो कि कोडिंग है, ओके। कोडिंग इज़ बैन इन इंडिया, मतलब कि बैन इन द सेंस अगर फिजिशियन लिख रहा है, आई मीन जो प्रैक्टिशनर है, लाइक डॉक्टर है, वो लिख रहा है तो ठीक है, आप अंडर प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। पर एक आम बंदा एज अ नार्कोटिक वे में नहीं ले, मतलब कि नशे के लिए यूज़ ना करे, तो मैनेजमेंट ही कहीं ना कहीं ये हो रखा है तभी तो मैनेजमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एंड ट्रीटमेंट बाय अवॉइडिंग सब स्टैंडर्ड हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था एडल्ट ट्रेंड की तरह पे, तो उनका यूज़ मतलब कि ये ना हो, इनका ये लोग कंट्रोल कर पाए और टेस्ट कर पाए टाइम टू टाइम, ताकि अवॉइड कर पाए सब स्टैंडर्ड वाली चीज़ों को, ओके। फॉर कंट्रोलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्स, अब ऐसा नहीं है कि आपने एलोपैथी देखा है उसके अंदर ही क्राइम्स हो सकते हैं, बस आयुर्वेद के भी अंदर हो सकते हैं, सिद्धा, यूनानी, एनी सिस्टम, इन सब के अंदर कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर कहीं पर भी गड़बड़ी हो सकती है, कुछ भी लो स्टैंडर्ड की चीज़ें मिला सकते हैं, तो इनके लिए भी एक स्टैब्लिश हुआ, क्या नाम था उनका, DTAB मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एंड DCCB पास हुआ, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। अब इसके बारे में बताऊंगा, हमने पिछले वाले लेक्चर में ही पढ़ा था। DTAB DCC किसने लागू करा था, चोपड़ा जी ने, चोपड़ा कमेटी में, ओके। अब देखो, अब ये देख रहे हो, ये देख रहे हो और ये देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे DTAB DCC, तो ये तो हो गया कमेटी, पर ये किसके लिए बन रही है वो ध्यान रखो। सपोज करो आयुर्वेदा के लिए बन रही है, ठीक है, आयुर्वेदा और यूनानी के लिए अगर कमेटी बन रही है तो उसका नाम क्या होगा, A&U DTAB, मतलब कि आयुर्वेदा एंड यूनानी के लिए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, ऐसे नाम दिया गया इनका। तो इंप्लीमेंटिंग करने के बाद रेगुलेशन पे कंट्रोल आया, इनका एम असलियत में क्या था, सेल पे ध्यान देना, स्टैंडर्ड पे ध्यान देना कि लो स्टैंडर्ड ना यूज़ हो, हार्मफुल ड्रग ना हो, कॉस्मेटिक है, हार्मफुल ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए, मतलब जो भी चीज़ हम बना रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक, उसका स्टैंडर्ड ठीक हो, सेल ठीक हो और यूजेस भी उसका ठीक हो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू पे हो। और पब्लिक हेल्थ मेन चीज़ क्या है, मतलब ये लोग रिलेटेड किससे हैं, पब्लिक के हेल्थ से, सेफ्टी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बने और हेल्थ केयर पे ध्यान दें और पब्लिक के सेफ्टी के लिए बनाए गए प्रोडक्ट। अच्छा, कुछ डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेशन के बिना आप कोई भी लेक्चर को यूनिट को समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत छोटा सा ये डेफिनेशन, ड्रग क्या होते हैं, ड्रग हमें पता है, ऑल मेडिसिन, जैसे कि उसको इंटरनली यूज़ करेंगे तो भी वो ड्रग कहलाएगा, एक्सटर्नली यूज़ करेंगे तो तब भी वो ड्रग कहलाएगा, ह्यूमन बींग और एनिमल्स, ठीक है। वेटनरी भी बोलते हैं हम लोग, एनिमल्स पे यूज़ होता है जो, ताकि वो क्या करे। अब ये ड्रग जो होते हैं वो किस किस पर्पज़ के लिए, पिछले सामने हमने ये भी पढ़ा है, एक ड्रग किसी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। सपोज करो आप जेली देखते हो, अल्ट्रासाउंड में लगाया जाता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्या है, डायग्नोस करने में ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट, ठीक करने के लिए यूज़ होता है। मिटिगेशन मतलब कि किसी चीज़ को कम या फिर प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। मिटिगेशन मतलब कम करना, कोई बीमारी हो रखी है उसको कम करना, जैसे कि कीमोथेरेपी यूज़ होता है, ठीक है। फिर होता है प्रिवेंशन, उसको ठीक करने के लिए डिजीज़ को। और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग और एनिमल, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाई ऑन ह्यूमन बॉडी इन पर्पज ऑफ रिपेयरिंग इंसेक्ट, रिपेलिंग, यहाँ पे सॉरी करेक्शन कर लेना, रिपेलिंग मतलब क्या होता है, भगाना, ओके, रिपेलिंग मतलब होता है भगाना। तो रिपेलिंग इंसेक्ट लाइक मस्कीटोज, मतलब कि आप ऑल आउट वगैरह लगाते हो ना, तो वो भी एक तरह से मेडिसिन ही है, पर वो किल करने के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब भगाने के लिए मस्कीटोज का यूज़ हो रहा है, तो वो भी एक तरह के ड्रग में ही कंसिडर्ड होगा, ठीक है। फिर सब्सटेंस जैसे कि फूड हो गया, उसमें भी ड्रग यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह दिखाया जाता है, पर और भी चीज़ हो सकते हैं जो इफेक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन फंक्शन बाय बॉडी, उसको खाने के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्मिन्स मतलब कि इंटरनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वर्मिन्स और इंसेक्ट्स विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग, which causes disease in human being or animals as may specified from time to time by central government by notification of official gazette। एक ऑफिशियल गैजेट में जो मतलब एक तरह का बोर्ड होता है, लाइक नोटिस बोर्ड होता है ना, एक तरह से इनका एक बोर्ड है जो कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, वहाँ पे टाइम टू टाइम पे हर डिजीज़ कौन सा वायरस फैला रहा है, लाइक कोरोना हो गया उसको कौन सा वायरस फैला रहा है, ये सब कुछ अपडेट होता रहता है, वहाँ पे आप टाइम टू टाइम पे देख सकते हो, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाता है, ओके। ऐसे सब्सटेंसेज जो कि कंपोनेंट ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग एंटी जेलेटिन, अब देखो, अब सिर्फ ड्रग्स ही नहीं जो हम यूज़ कर रहे हैं, अब ड्रग को कभी आपने देखा होगा, सपोज करो कि आप एक रेनिटिडिन खा रहे हो या गैस की गोली खा रहे हो, तो या फिर विटामिन ई, सबसे ज़्यादा तो आपने यूज़ कराई होगा विटामिन ई की कैप्सूल, वो जो ग्रीन कलर की कोटिंग देखते हो वो असलियत में कुछ काम नहीं होता उसका, पर वो भी ड्रग की तरह कंसीडर करा जाता है, क्योंकि वो ड्रग को एनक्लोज करके तो रख रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिसयूज़ हम कर सकते हैं अगर उसको ड्रग में कंसीडर ना करें तो। इसलिए हम जिलेटिन शेल को भी किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ड्रग के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, या उसके तरह जितने भी दिखने वाली चीज़ें जो एनकोटिंग या जिलेटिन से बनते हैं उसको भी हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ड्रग के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। सच डिवाइसेस, अब ऐसे डिवाइसेस भी जो कि डिजीज़ में ही यूज़ होते हैं, जैसे कि एनीथिंग, इंजेक्शन एंड योर बटरफ्लाई, योर IV सेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी ड्रग के अंदर ही कंसीडर होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए रिलेट करके तो उनका भी मिसयूज़ हो सकता है, एक कुछ बोल के कुछ बना देंगे और कुछ भी बेचने लग जाएंगे तो मिसयूज़ होना हो सकता है, तो इसलिए उसको भी ड्रग के अंदर ही कंसीडर करा जाता है। उसको डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए या प्रिवेंशन करने के लिए ऑफ डिजीज़, और मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम गैजेट, मतलब अपडेट करा जाता रहता है किनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उनके गैजेट में, इन ऑफिशियल गैजेट। अभी गैजेट क्या होता है मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट गैजेट इज अ पीरियोडिकल मतलब होता है टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेटेड पब्लिकेशन दैट हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू पब्लिक, का लीगल नोटिस वे में, मतलब कि ऑनलाइन आप देख सकते हो एक नोटिस टाइप का होता है, उसमें सब कुछ अपडेटेड होता रहता है एक ऑथराइज पर्सन के द्वारा, ठीक है। कॉस्मेटिक क्या होता है, एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, या तो रब कराए स्किन पे, या पोर करा जाए स्किन पे, या फिर उसको छिड़का जाए या स्प्रे करा जाए, या फिर इंट्रोड्यूस इन या अंदर लिया जाए बॉडी के अंदर, अदरवाइज अप्लाइड इन ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द, जैसे कि क्लीनिंग करने के लिए बॉडी को, ब्यूटीफाई करने के लिए बॉडी को, अपीयरेंस बढ़ाने के लिए बॉडी का, और अपने हमारे, या फिर ऐसे चीज़ जो कॉस्मेटिक में मिलाए जा रहे हैं उसको भी हम कॉस्मेटिक के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये होता है हमारा कॉस्मेटिक।
फिर आता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या होता है? एनी प्रोसेस दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग का कोई पार्ट हो, या फिर ऑर्नामेंटिंग। ऑर्नामेंटिंग मतलब होता है डिज़ाइन करना, फिनिशिंग करना उसका मतलब कि निखारना, पैकिंग करना, लेबलिंग करना, ये सब किसके अंदर आता है? मैन्युफैक्चर। और ये कहाँ पे होता है? कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग एरिया में होता है। कंपनी आपको पता होगा, रिसर्चर होते हैं, वो नया ड्रग बनाते हैं, उनके पास जाता है QC QA, है ना। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एरिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया क्या होता है? जहाँ पे ये सब चीज़ होता है, और कॉस्मेटिक भी हो सकता है या फिर ड्रग कुछ भी मैन्युफैक्चर हो सकता है। और विद ए व्यू ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैकिंग किसके हिसाब से करेंगे? देखने में अच्छा होगा तो सेल बढ़ेगी, ऑथेंटिक लगेगा, जेन्युइन लगेगा तो सेल बढ़ेगी। तो सब कुछ का ध्यान रखा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहाँ पे इंक्लूड क्या नहीं होता? कंपाउंडिंग। मतलब वो लोग किसी बंदे को दे नहीं सकते, मतलब बेच नहीं सकते, कंपाउंड नहीं कर सकते। लाइक वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के कंपाउंड नहीं कर सकते, डिस्पेंस नहीं कर सकते, ऑल द पैकिंग। ओके, तो ये सब आता है मैन्युफैक्चर के अंदर में। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होते हैं? ऐसे फार्मूला जो कि रेमेडी होते हैं, समाधान होते हैं, इलाज होते हैं, टू ओन एक्सक्लूसिवली बाय द मैन्युफैक्चरर के द्वारा, एंड विच इट इज मार्क्ड यूजली अंडर अ नेम रजिस्टर एज अ ट्रेडमार्क। ओके, अच्छा सिंपल वे में बताता हूँ। इन रिलेशन टू आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये किसी में भी हो सकता है, किसी चीज़ का ही मेडिसिन हो सकता है। और कंटेनिंग रिसर्च इंग्रेडिएंट मेंशन और फॉर्मूला डिस्क्राइब इन द ऑथेंटिक बुक ऑफ सिद्धा, यूनानी और तिप सिस्टम मेडिसिन फाइंड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द एक्ट, बट डज नॉट इंक्लूड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेड द पेरेंटल यूज। अब पहले तो समझो पेटेंट। पेटेंट मतलब क्या होता है? ऐसे ड्रग जो खोजे जा चुके हैं और जिस बंदे ने खोजा उसने पेटेंट करवा लिया कि इस बंदे, और ये बुक में रजिस्टर हो जाता है। बुक में रजिस्टर होने का मतलब क्या है? उस बुक में रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद कोई भी बंदा पता कर सकता है ये ड्रग किसने खोजा है, किस तरीके से खोजा है, उस ड्रग का क्या नाम रखा है उस डिस्कवर ने, मतलब डिस्कवरर ने, जिसने भी खोजा है। प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होती है? ऐसे मेडिसिन जो कि जिसने खोजा है ना, उनसे जो पेटेंट था उनका खरीद लिया या फिर रेंट ले लिया। तो एक तरह से ये देखा जाए तो क्या है? जेनरिक और स्टैंडर्ड मेडिसिन। पेटेंट वाले हो गए जेनरिक, मतलब जिसने खोजा था उसके नाम पे, लाइक पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जिसने खोजा था तो ये हो गया पेटेंट मेडिसिन, ठीक है। आप जाओगे दुकान में, एक पैरासीटामोल का एक जेनरिक लोगे ना, तो उसमें पैरासीटामोल ही लिखा होगा, कोई ब्रांडिंग नहीं होगी। पर प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होगा? उन्होंने रेंट पे ले लिया, लाइसेंस जो भी था ना उसका, लाइसेंस को रेंट पे ले लिया, और वो उस नाम का मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, और ट्रेडमार्क करके बेच रहे हैं। ट्रेडमार्क में क्या होता है? कुछ हिस्सा पैसा जो डिस्कवर है उसके पास जाएगा, ओके, और कुछ पैसा जो बना रहे हैं उनके पास जाएगा। ये होता है स्टैंडर्ड मेडिसिन। तो इसके अंदर ट्रेडमार्क होता है, ओके, और ये इसका नाम बदल के बेचा जा सकता है। लाइक पैरासीटामोल था ना, पैरासिप करके आता है, डोलो करके आता है, तो ये सारे प्रोप्राइटरी मेडिसिन आते हैं, ठीक है। अब ये है ना, बुक के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल जिसने खोजा वो बुक के अंदर रिकॉर्ड हो गया है कि हाँ पैरासीटामोल नाम का चीज़ खोजा जा चुका है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी रजिस्टर्ड हो गया है, और किसने खोजा सब कुछ डिटेल आ जाता है उसके द्वारा। अब वो किसी के अंदर भी हो सकता है, यूनानी वाले मेडिसिन हो सकते हैं, आयुर्वेदिक, सीधा, एक्सेट्रा, एनीथिंग। ओके, पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो इनमें होते हैं ना, एलोपैथी के अलावा जितने भी सिस्टम है उनमें है ना, बस ओरली चीज़ लिया जाता है एज अ मेडिसिन, थेरेपेटिक पर्पस के लिए। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि हम एक इंजेक्शन देंगे जो कि आयुर्वेदिक है और ये बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, तो वो एक आपको, वो बंदा फेक है, ठीक है। क्यों फेक है? क्योंकि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है एलोपैथिक के अलावा जो कि क्लेम करे कि इंजेक्शन या फिर पेरेंटल रूट वाले मेडिसिन होते ही नहीं है इनके अंदर। ओके, ये चीज़ बहुत ही नोटिस करने वाली। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि एलोपैथिक होता है उसमें पेरेंटल होता है, पर उनके अलावा कोई भी जो भी है ना उनमें पेरेंटल चीज़ नहीं होता है, सिर्फ इंटरनली यूज़ होता है, लाइक खा के ठीक होने वाली चीज़ें होती है, लगा के ठीक होने वाली चीज़ें होते हैं। और ये मैंने बताया था, कुछ भी खोजा जाता है तो फार्माकोपिया में रजिस्टर हो जाता है कि ये ड्रग खोजा जा चुका है, इसका स्ट्रक्चर ये है और इस बंदे ने खोजा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरी डिटेल उस पर स्टोर हो जाती है। मिस ब्रांडिंग क्या होता है? इस डीम टू बी मिस ब्रांडेड। मिस ब्रांडेड का स्पेलिंग गलत है तो ठीक कर लेना आप। तो ये मतलब कोई भी चीज़ को मिस ब्रांडेड करना है, इज कॉल्ड मिस ब्रांडिंग ड्रग। अब मान लो कि किसी ड्रग का कलर आप लेने गए हैं, सपोज करो विटामिन ई ग्रीन कलर का है, ठीक है, पर अगर कोई बंदा आपको दे रहा है रेड कलर का, मतलब कि कलर चेंज है, कोटिंग चेंज है, उसका जिलेटिन शेल हार्ड है या फिर अजीब तरीके का दिख रहा है, कोटिंग चेंज है, पाउडर्ड है, मतलब कि आप एक टैबलेट फॉर्म में तो लेने जाओगे, कैप्स टैबलेट फॉर्म में, पर वो पाउडर फॉर्म में मिल रहा है आपको, टूटा हुआ है अंदर से, या फिर पॉलिश में कोई दिक्कत है, उसका डैमेज है, सील टूटा हुआ है उसका, लाइक ब्रोकन पैकेट है, ब्रोकन स्ट्रिप है, या फिर कुछ जो इसके इंग्रीडिएंट है वो शो ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आएगा? एक मिस ब्रांडिंग ड्रग के अंदर आएगा। या और दूसरा चीज़ आप ले लो, लेबलिंग अच्छे से हो नहीं रखी है, उसकी जो पैकेजिंग है वो पता ही नहीं लग रहा है। आपने मार्केट में देखा होगा MG5 वैक्स, जो लड़के ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पहले काफ़ी पॉपुलर था, पर अभी आप देखोगे ना वहाँ पे जाके तो कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, कंपनी का डिटेल नहीं है, तो एक तरह से वो एक मिस ब्रांडिंग ड्रग के अंदर ही कंसीडर्ड होगा। फिर आता है इट्स लेबल और कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रही है जो कि फॉल्स है, डिवाइस है या फिर डिवाइस डिज़ाइन है, विच मेक फॉल्स क्लेम ऑफ द ड्रग, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा? मिस ब्रांडिंग ड्रग के अंदर आ जाएगा। और वैसे ये किसके अंदर आता है? FF4 के अंदर आता है शेड्यूल, हम थोड़े आगे पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, समझ जाओगे आप। मिस ब्रांडिंग कॉस्मेटिक क्या होगा? सेम टू सेम है, पर ये किसके अंदर कंसीडर हो रहा है? कॉस्मेटिक के अंदर कंसीडर हो रहा है, ठीक है। फिर आता है एडल्ट्रेटेड ड्रग, क्या होता है? इज डीम्ड टू बी एडल्ट्रेटेड। सिंपल में बताऊँ, आप पढ़ सकते हो नीचे, ऐसा कोई पार्ट मिला देंगे या फिर थोड़ा सा मिलाएंगे या तो पूरा ही मिला देंगे। सपोज करो 100% होना चाहिए कोई भी ड्रग, ठीक है, पर 50% मिला दिया, 5% मिला दिया, 90% मिला दिया, 100% ही मिला दिया, उसमें ऐसा चीज़ जो कि वेस्ट है, काम का ही नहीं है। अब वो वेस्ट हो सकता है, इसका कोई यूज़ नहीं हो सकता, या टॉक्सिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट नहीं है जो होना चाहिए, इस कॉल्ड एडल्ट्रेटेड, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी था। अब इंजूरियस टू हेल्थ भी हो सकता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर स्पूरियस क्या होता है? स्पूरियस मतलब क्या होता है? मतलब कि स्पूरियस आप देखा जाए कि
शक एक तरह से देखा जाता है ना, शक के वे में, इज डीम्ड टू बी स्पूरियस या फिर खराब, ये भी कह सकते हो आप। इट इज इफ इट इज इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग रिलीजन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्मेटिक अंडर अ नेम विच बिलोंग टू, मतलब कि मान लो कोई ड्रग है, ठीक है, आपने मांगा कुछ और मिल कुछ और रहा है, जैसे कि मैप्टाल इस्पास का नाम से मार्केट में कुछ अलग ही तरीके के मेडिसिन चलते हैं, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर इंक्लूड होगा, स्पूरियस के अंदर इंक्लूड होगा। मान लो कि कुछ डुप्लीकेसी चल रहा है, इसका भी एक वही एग्जाम्पल है, मैप्टाल फोर्ट की तरह दिखने वाला कोई मेडिसिन, वोवरान की तरह दिखने वाला कोई मेडिसिन जो भी उसकी तरह दिख रहा है पर वो है नहीं, तो वो भी किसके अंदर इंक्लूड होगा, स्पूरियस के अंदर में इंक्लूड होगा। जैसे कि मान लो कि वो भी स्पूरियस के अंदर इंक्लूड होगा। मान लो आप डिस्प्रिन लेने गए, वो भी हेडेक को ठीक कर रहा है और मतलब कि दिल धड़क रहा है, ठीक है, टेंशन को ठीक कर रहा है, डिस्प्रिन या एस्प्रिन जो कह लो आप लेने ये गए हो, पर आपको अटेंटोल दे दिया गया है, ठीक है, वो दिल की दवाई, तो वो भी किसके अंदर कंसीडर होगा, एक स्पूरियस के अंदर कंसीडर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखें तो क्या है हमारा, लेबल अच्छे से नहीं है, ठीक है, बियर का स्पेलिंग गलत है, बी ओके, गलत है, लेबल गलत है, तो वो भी स्पूरियस के अंदर आएंगे। ओके, कोई कंपनी ऐसी है जो फिक्शनल है, एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल लाइफ में, लाइक MG5 एक्सेट्रा, वो भी किसके अंदर इंक्लूड होंगे, स्पूरियस के अंदर इंक्लूड होंगे। अगर कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूटेड है या फिर थोड़ा सा या फिर पूरा सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि एडल्टरेटेड है, वो भी स्पूरियस के अंदर आएंगे। कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट कर रही है जो वो काम करती ही नहीं है, कुछ इलाज ही नहीं है उसका, लाइक कैंसर ठीक कर रही है या फिर 5 दिन में बहुत ही बुरा करके दे रही है, ठीक है, तो वो भी स्पूरियस के अंदर आते हैं। DI क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर, आपको पता होता है, ऐसा पर्सन होता है जो कि सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसको पॉइंट करते हैं, मतलब कि चुनते हैं। अब वो बंदा क्या होगा, उस पर एक स्पेसिफिक नॉलेज होगी, जो मार्केट में जितने भी ड्रग है उसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज होगी उस पर्सन को, ठीक है, वो ड्रग को मॉनिटर करेगा। मॉनिटर क्या करेगा, जैसे कि उसकी एफिकेसी, यूटिलिटी, एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ड्रग कहाँ से आई है, कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, सही इन्वायरमेंट में बन रही है नहीं बन रही है, इंडस्ट्रियल सही है या नहीं, और रिटेल शॉप में गई तो इंपोर्ट से लेके रिटेल शॉप में बिकने तक सब चीज़ को वो मॉनिटर करेगा। तो ये काम होता है एक DI का, ड्रग इंस्पेक्टर का। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होते हैं, ये सेंट्रल के द्वारा भी अपॉइंट हो सकते हैं, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी अपॉइंट हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है, ये एक अथोराइज्ड पर्सन होते हैं, इनको सैंपल दिया जाता है, वो लोग एनालाइज करते हैं सैंपल को और वापस से गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, वो इनका काम होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट का, ठीक है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग एरिया, हमने पिछले ही पढ़ लिया, ऐसा एरिया जो मैन्युफैक्चर करती है, वो मैन्युफैक्चर क्या कर सकती है, टैबलेट मैन्युफैक्चर कर सकती है, पिल मैन्युफैक्चर कर सकती है, सिरप, इंजेक्शन, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेज, ठीक है। अब डिवाइसेज जैसे कि कैप्सूल, जिलेटिन शेल या फिर मेडिसिन सिरप, स्ट्रिप्स, उसके मेडिसिन की स्ट्रिप्स भी बनाना है, इसको मैन्युफैक्चरिंग एरिया। अब सिरप्स की बोतल बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एलोपैथिक एंड पेरेंटल प्रिपरेशन मैंने पहले ही बता दिया आपको, एलोपैथिक होता है बस उसी उसमें ओरल के साथ साथ पेरेंटल भी होता है, ठीक है, पेरेंटल भी होता है, लाइक इंजेक्शन वगैरह देके भी ठीक करा जा सकता है। पर उनके अलावा कोई भी है जैसे कि यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदिक, इनके अंदर कोई भी पेरेंटल वाले चीज़ें नहीं होती है, पेरेंटल देकर ठीक करने का इलाज समाधान नहीं होता है इन पर, ठीक है। ड्रग स्टोर एंड फार्मेसी स्टोर, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ड्रग स्टोर क्या होता है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर है ना जो, उसको एक ऑथराइज्ड ही पर्सन रन कर सकता है, मतलब इतना तो सिंपल है कि दोनों में लाइसेंस पर्सन होने ही होने चाहिए, ये तो मस्ट है। दूसरा क्या है, इसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है, ये काइंड ऑफ क्या होता है, होलसेल बिजनेस सुना है आपने, वो होता है ये। और इसमें क्वालिफाइड पर्सन की नीड होती ही होती है, मतलब क्वालिफाइड पर्सन की नीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लाइक 4 पर्सन है उनमें से कोई एक क्वालिफाइड भी होगा ना तो चलेगा, आप एक होलसेल की बिजनेस चला सकते हो। पर फार्मेसी स्टोर में क्या है, इट मस्ट भी लाइसेंस पर्सन होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, वो उसको नॉलेज होना चाहिए। और अब ये क्वालिफाइड मतलब ऐसा थोड़ी है कि PCI अप्रूव कॉलेज से कर नहीं करोगे ना, मान लो आपका कॉलेज PCI अप्रूव नहीं है, वहाँ से कर रहे हो तो आप नहीं हो एक क्वालिफाइड पर्सन। क्वालिफाइड पर्सन क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी एक्ट 1948 में जो पास हुआ था, अकॉर्डिंग उनके में, ठीक है। 2 साल का या तो डिग्री करे या फिर डिप्लोमा मतलब बी फार्मा या फिर डी फार्मा करे। एक और कंट्रोवर्शियल है जो कि मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पर आपको एक नॉलेज में पता होना चाहिए। मान लो कोई पर्सन 4 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी अंडर सम कंडीशन एंड लाइसेंसिंग वो ड्रग स्टोर ओपन कर सकता है। एक तरह से आप देख, मतलब कि जहाँ तक देखा जाए लाइसेंसिंग वाला सीन है ना, लाइसेंस देके चढ़ा देते हैं दुकान को, तो वो एक तरह से ये इसको देखा जाए। पर ये मैं इसको अच्छे वे में नहीं कंसिडर करूँगा, बस पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। बुक में लिखा हुआ था या फिर बाहर बात होता है इसके बारे में तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, बाकी ये एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, एक तरह से पता होना चाहिए, बस मैंने इसलिए इसमें कंसिडर करा है ये। फिर हमारे डेफिनेशन यहाँ पे और होते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, बहुत इजी है, ठीक है। लीगल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, शेड्यूल टू द एक्ट, शेड्यूल्स टू द रूल, ये पढ़ेंगे। ये पास का हुआ था 1945 में पास हुआ था, पर ये जो रेगुलेटेड हुआ था, मतलब कि दोहराना स्टार्ट हुआ था, दोहराना नहीं मतलब कि पालन इसका स्टार्ट हुआ था 1945 में। ओके, तो लीगल डेफिनेशन क्या होता है, शेड्यूल एंड रूल के बारे में थोड़ा सा हम पता करते हैं क्या है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग या फिर ऐसे सब्सटेंस है जो किसके ऊपर बात करते हैं, पोटेंशियल ऑफ एब्यूज़ ना हो, इसका मेडिसिनल यूज़ का यूज़ कैसा होगा और सेफ्टी के बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं बताऊँ ना लेमन लैंग्वेज में, तो इसके अंदर 2 शेड्यूल आते हैं, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। तो पहले समझ लो जो एक्ट है ना, जब एक्ट के बारे क्या होता है, एक ही टॉपिक पे एक ही रूल बने, इज कॉल्ड एक्ट। तो शेड्यूल टू द एक्ट है ये शेड्यूल टू द एक्ट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब एक तरह से देखा जाए कि जो ड्रग बन रहा है ना वो किस बुक से बन रहा है, लाइक आयुर्वेदिक बुक से बन रहा है, एलोपैथिक बुक से बन रहा है, ठीक है। ये किस बुक से बन रहा है वो फर्स्ट शेड्यूल में कवर होता है। सेकंड शेड्यूल में क्या बनता है कि आप जो बना रहे हो ना उसके लिए क्या क्या स्टेप चाहिए, आप जब ड्रग बनाते हो तो उसके लिए क्या क्या स्टेप चाहिए। सिंपल सी बात है, आप एक इमेजिन करो एक कंपनी आपने खोला है, ठीक है, और आप कोई ड्रग बना रहे हो, ठीक है, ड्रग बना रहे हो, लाइक सपोज करो पैरासीटामोल बना रहे हो, या फिर एक ड्रग बना रहे हो जो कि है भृंगराज, सपोज करो भृंगराज बना रहे हो। ओके, तो भृंगराज आपको कुछ आइडिया नहीं है कि भाई कंपनी, आपके पास डिग्री तो आ गई पर कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे ओपन करे भाई कंपनी, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आपने एक अपार्टमेंट को रेंट पे लिया और वहीं पे बनाना स्टार्ट हो गया, ऐसा तो कोई भी कर सकता है ना, बिना जो भी पढ़े लिखे नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया होगा, तो फर्स्ट
सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल में आप झाँकोगे। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है कि आप जो उठा रहे हो किस बुक से उठा रहे हो। सपोज करो कि भाई भृंगराज तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो आयुर्वेदिक बुक में ही होगा, ठीक है ना। बाकी आयुर्वेदिक कुछ भी हो सकता है। तो आयुर्वेदिक में आप ये होता है फर्स्ट शेड्यूल। इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड द नेम ऑफ द बुक अंडर, ये किसके अंदर आता है, तो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, टिप सिस्टम या फिर एलोपैथिक जो भी हो सकता है, ठीक है। तो किसके अंदर आ रहा है, आयुर्वेदा। चलो आपको चीज पता लग गया कि हम जो मेडिसिन बना रहे हैं वो किसके अंदर आ रहा है, आयुर्वेदा के अंदर आ रहा है। सेकंड शेड्यूल क्या आएगा, दिस इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ टू बी कंप्लीटेड, फॉलो करने चाहिए, पालन करने चाहिए स्टैंडर्ड जो आप बना रहे हो, स्टैंडर्ड आपका सही होना चाहिए। लाइक जो अच्छी क्वालिटी की आप भृंगराज बना रहे हो, उगा रहे हो, जो कर रहे हो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ फील्ड होने चाहिए, मतलब क्या, मतलब ये क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए स्टैंडर्ड का। बाय द ड्रग इंपोर्टेंट, अब वो आप ला कहाँ से रहे हो, जो भृंगराज ला रहे हो किस फार्मर से ला रहे हो, ठीक है ना। इंपोर्टेड कहाँ से हुआ है, मैन्युफैक्चर कैसे करोगे, सेलिंग का एक पैटर्न क्या होगा आपका, किसको सेल करोगे। ऐसा थोड़ी ना कि घर घर जाके या किसी को भी आप रैंडमली सेल कर रहे हो। रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, स्टॉक्ड होना चाहिए, मतलब कि डिमांड आए तो सप्लाई कैसे करोगे वगैरह वगैरह, सेल कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे आप, ठीक है ना, कहाँ कहाँ जाके किसको किसको अप्रोच करोगे। ये पहले तो आप यही सोचोगे ना कि यार जब बना रहे हो ऐसा थोड़ी कि आप घर पे रखने के लिए बना रहे हो। सेल एंड सिस्टम एवरीथिंग आप पहले सोच के चलोगे ना, कहाँ कहाँ देना है, नेटवर्किंग बनाओगे। तो ये सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया ये सब इतना सोच लिया और आपने कल से स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपको गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा ना कि आपने ऐसा कंपनी स्टार्ट करा और आप ये बना रहे हो। तो इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे फोटोज दे रखे हैं, इजी वे में बताने की कोशिश करा है। तो इसके अंदर आते हैं अपेंडिक्स, ये सेकंड के अंदर हो गया, फर्स्ट सेकंड, उसके अंदर आते हैं अपेंडिक्स की लीगली कैसे वे स्टार्ट करोगे, मतलब गवर्नमेंट को बताने के बाद कैसे स्टार्ट करोगे, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं अपेंडिक्स। फर्स्ट अपेंडिक्स में क्या होता है, आप एक फॉर्म लोगे, ठीक है, उसके अंदर अपने डेटा को सबमिट करोगे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर परमिशन ऑफ ड्रग और न्यू मेडिसिन। मतलब मार्केट में आप एक न्यू ड्रग ला रहे हो, उसके लिए एक फॉर्म आता है, उसमें अपना डेटा को फिल करोगे और विद एप्लीकेशन ऑफ परमिशन, मतलब उस पर अटैच करोगे, क्या आपने फिल कर दिया, उसके बाद एक एप्लीकेशन को अटैच करोगे उसके पीछे, और न्यू, ताकि ये बताने के लिए कि आप मार्केट में एक न्यू ड्रग ला रहे हो, ठीक है। ये होता है अपेंडिंग फर्स्ट में। तो यहाँ पे एक फोटो दिख रखी हो ना, एक फोटो दिख रहा होगा आपको, आई गेस यहाँ पे एक फोटो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, ताकि यहाँ पे डेटा जो है आप फिल कर रहे हो और अटैच कर रहे हो, और बताने के लिए कि आप मार्केट में एक नया ड्रग ला रहे हो, ठीक है। अपेंडिंग फर्स्ट ये कहता है। अपेंडिक्स 2 क्या कहता है, इसमें है ना फॉर्मेट बताता है कि जो सबमिशन का जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट मतलब होता है ना कि एक एप्लीकेशन आप लिख रहे हो मान लो प्रिंसिपल को, तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि टू द प्रिंसिपल लिखोगे लेफ्ट में एंड राइट में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको कहते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स, जो आपने क्लिनिकल ट्रायल से करे थे ना, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसको सबमिट कैसे करोगे आप लोग, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो अपेंडिक्स 2 के अंदर ये आता है कि भाई हमने टेस्ट कर लिया जानवरों पे या फिर 5-6 लोगों पे, उसको उसका जो रिजल्ट था उसको आप सबमिट करोगे गवर्नमेंट को या फिर, ठीक है। तो ये होता है सेकंड अपेंडिक्स में। थर्ड में क्या होता है, आपने जो क्लिनिकल ट्रायल करे ना वो तो हो गया लोगों पे या फिर ऐसे ही उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, पर एक क्लिनिकल ट्रायल होता है एनिमल्स पे। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होगी उसकी, एनिमल क्लिनिकल ट्रायल की एंड मार्केटिंग और न्यू ड्रग के लिए। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, तो मैंने यहाँ पे एक फोटो दिखा रखा है, एनिमल भी डाल रखा है और एक क्लिनिकल ट्रायल पे, ठीक है, और मार्केटिंग कर रहा है एक न्यू ड्रग को। तो एक दिमाग में आपके रह जाए कि एनिमल था, क्लिनिकल ट्रायल के लिए इंस्ट्रूमेंट्स थे और वो मार्केट कर रहा था, मतलब साइन कर रहा था न्यू ड्रग को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या था, रिक्वायरमेंट्स क्या होगी क्लिनिकल ट्रायल के लिए और मार्केटिंग का न्यू ड्रग। फिर फोर्थ देखो आप, फोर्थ में क्या है, नंबर ऑफ एनिमल्स, कितने एनिमल्स यूज़ हुए ताकि पता लगा जा सके टॉक्सिसिटी ऑफ भृंगराज, मतलब कि जो भी आप ड्रग रिलीज कर रहे हो ना उसके टॉक्सिसिटी के बारे में पता लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एनिमल है, टॉक्सिसिटी की वजह से कुछ चेंजेस आए उनकी बॉडी में, तो एक याद करने के लिए बता सकते हो कि मतलब कि 12 एनिमल्स थे, उनमें 3 एनिमल्स में क्या आया, टॉक्सिसिटी जनरेट हुई है, बाकी के नॉट ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बताने के लिए नंबर ऑफ एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए कितने एनिमल्स लगे थे आपको आपके क्लिनिकल ट्रायल में। फिर फिफ्थ में क्या बताओगे, जो आपने क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट लिए थे ना, मतलब ह्यूमन लिए थे, तो पेशेंट कंसिस्टेंट, मतलब वो राजी थे या नहीं थे। ओके, अपेंडिक्स 5 में क्या बता रखा है, पेशेंट का कंसेंट मतलब क्या होता है कि वो राजी है यानी फॉर पार्टिसिपेशन इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में, ठीक है। ये बताता है हमारा अपेंडिक्स 5 में, आप फोटो देख सकते हो। अपेंडिक्स 6 क्या बताता है, जो 4 ग्रुप है ना उनको फिक्स अमाउंट पे वो ड्रग दिया जाता है और उसके जो डाटा रिक्वायरमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो अपेंडिक्स 6 हमें बताता है, ठीक है। इसके बाद एक आपको मिल जाएगा कि हाँ ये वेल एस्टेब्लिश ड्रग है और उसको मार्केट में आप डाल सकते हो। अब मार्केटिंग में जब आप करते हो ना, फिर उसके अंदर क्या आते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गया आपका ड्रग तैयार हो गया, ठीक है, शेड्यूल आ गया कि आप जो बना रहे हो कहाँ से बना रहे हो और कैसे बना रहे हो। अब ये ही समझ लो कि अब शेड्यूल टू द रूल्स। अब ये रूल्स क्या हैं, रूल्स आप लेमन लैंग्वेज समझो कि जो आपने ड्रग बना लिया ना, आप बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो एक रूल सेट है पहले से ही इंडिया के अंदर कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अगर आप ये क्राइटेरिया में आपका ड्रग अगर फिट बैठ रहा है कि आप ठीक है इन सब क्राइटेरिया से बाहर है, तो आप ड्रग को बेच सकते हो, वरना आपके पेनल्टीज लगेगी। अब थोड़ा सा समझो क्या होता है। लाइक शेड्यूल क्या कह रहा है, शेड्यूल 1 इसके अंदर फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ लेटर्स होते हैं और एप्लीकेशन क्या लाइसेंसिंग करने के लिए। अब लाइसेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो आप एक नया लाइसेंस जनरेट करवा रहे हो या जो लाइसेंस आपके पास था उसको रीन्यू करवा रहे हो, 3 से 4 साल में हमेशा रीन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। और ये किसके पास जाता है, DI के पास जाता है ये सब चीज़। और अगर आप क्राइटेरिया में फिर बैठे हो तो वो ठीक है, लाइसेंस आपको वापस से मिल जाती है या फिर रीन्यू हो जाती है। तो यहाँ पे शेड्यूल ए मतलब कि एप्पल, और एप्पल के अंदर फॉर्म दिख रहा है ना, तो यहाँ फॉर्म एप्लीकेशन के बारे में बात होता है शेड्यूल ए में। फिर आता है शेड्यूल बी मतलब बॉय कहाँ बैठा है, कॉलेज में बैठा है और फी दे रहा है, ठीक है ना। मैंने फोटो में दिखाने की भी ट्राई कर रखी है, फी दे रहा है मतलब
तो फी से क्या होता है, फी स्ट्रक्चर। तो ये जो शेड्यूल बी है क्या कंटेन करता है, फी स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट रन लैब्स। जो लैब्स है उसको रन करने के लिए फी स्ट्रक्चर कैसा होगा वो शेड्यूल बी बताता है। अब वो एनालाइज किसके द्वारा करा जाता है, या तो सीडीएल के द्वारा करा जाएगा, मतलब कि सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा एनालाइज करा जाएगा, ठीक है। शेड्यूल सी मतलब क्या होता है, कैट होता है। अब कैट 2 दिखा रखी है मैंने, इसका कुछ वजह है। कैट देखो, कैट 1 क्या करा है, इंजेक्शन ले रखा है। कैट 2 पेरेंटल, मतलब कि मुंह से कोई मेडिसिन ले रहा है। तो सी और C2 मतलब C1 C2 शेड्यूल क्या कहता है, एक कैट मतलब कि यहाँ पे जो बात होगी वो पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में बात होगी, और जो C2 में बात होगी वो नॉन पेरेंटल, ठीक है, मतलब कि ओरल हो गया, टॉपिकल हो गया, इनमें बात होगी। तो पेरेंटल वाले क्या करते हैं, वेरियस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड रेगुलेशन, जैसे कि इंपोर्ट करना, मैन्युफैक्चर करना, सेल करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसका एग्जाम्पल क्या है, सीरम। सीरम मतलब कि ब्लड का सीरम। सीरम मतलब पानी होता है ना, ब्लड का पानी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी को हटा के जो भी पानी मिलेगा उसको सीरम कहते हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह होते हैं। एड्रेलिन के इंजेक्शन, विटामिन, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। तो ये कौन कवर अप करता है, मतलब ऐसा मेडिसिन जो कि आपका पेरेंटल टाइप का है वो किसके अंदर कंसिडर हो रहा है, पेरेंटल प्रोडक्ट के अंदर, वो भी किसके अंदर, C1 के अंदर। C2 क्या है, नॉन पेरेंटल, मतलब मान लो कि जो भी कुछ बना रहे हो अगर वो पेरेंटल नहीं है, टॉपिकल है या ओरल है, तो किसके अंदर कंसिडर होगा, C2 के अंदर कंसिडर होगा। इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट हुज रेगुलेशन आर गवर्नमेंट बाय स्पेशल प्रोविजन, ठीक है ना, स्पेशल प्रोविजन के अंदर ये रन होता है। शेड्यूल डी मतलब क्या होता है, ड्रग। यहाँ पे देख सकते हो बंदों ने ड्रग इंपोर्ट करवा रखा है, ठीक है। अब इंपोर्ट मतलब इन्होंने बहुत सारे इंपोर्ट करवा लिए और वो भी खुश हैं इंपोर्ट करवा के। क्यों खुश है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिस्ट होते हैं ड्रग की जो एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि छूट है, फ्री है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। मतलब कि आप ऐसे मेडिसिन चाहिए जो इंपोर्ट आप करवाओगे, पर इसमें कोई भी लॉ नहीं है कि इतना इंपोर्ट करवाना है, बस 100 ग्राम इंपोर्ट करवा सकते हो, 200 ग्राम इंपोर्ट करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको कितना इंपोर्ट करवाना है वो आप पे डिपेंड है। तो ये एग्जेम्प्टेड है प्रोविजन पे, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट ने रूल नहीं बना रखा है इस ड्रग को लेकर। इस तरह के ड्रग के लिस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन इंपोर्ट करवा रहे हो। शेड्यूल ई से क्या होता है, एम्बेल्ड ग्लास बोटल्स समझ लो आप, ठीक है। तो जादू टोना में जो यूज़ होते हैं मैंने वो दिखाने की ट्राई करी। इसमें है टॉक्सिक सब्सटेंसेस। क्यों है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो यहाँ पे ऐसे लिस्ट होते हैं ड्रग के, किसके अंदर, सिर्फ ASU के अंदर। ASU मतलब आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी के अंदर, जो कि क्या है, पॉइजनस है। ये इन शेड्यूल ई में इनके बारे में बात होती है। आयुर्वेदा जरूरी थोड़ी कि सेफ हो, उसके अंदर भी आते हैं कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या, जैसे कि मरकरी है, उसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, परादा। तो ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है, इसको पी लोगे तो डेथ हो सकती है, ब्रेन में जाकर क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो शेड्यूल ई में इसके बारे में बात होती है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो ASU के अंदर पॉइजनस है। तो ये हो गया शेड्यूल ई। शेड्यूल एफ मतलब कि फिश, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये मेन है। FF4 के बारे में बात कर रहा था ना, वो ये है। तो शेड्यूल एफ मतलब फिश। अब देखो F किसके बारे में बात करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फिश है वो किसी चीज़ में बंद है और एटमॉस्फेयर इनका मेंटेन्ड है। तो ये F इसके बारे में बात करेगा था, दिस कंटेन रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ रनिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे कि लाइक आप एक ब्लड बैंक स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, ब्लड बैंक स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे नहीं स्टार्ट कर दोगे ना, आपके पास स्पेस होना चाहिए, मतलब पेशेंट आ जा रहे हैं तो उनको बैठाना, वेंटिलेशन एक्सेट्रा सब कुछ होना चाहिए आपके पास इमरजेंसी के लिए। बंदे होने चाहिए ब्लड निकालने के लिए, स्टोर करने के लिए, टाइम क्योंकि तुरंत करना होता है ये सब चीज़, ठीक है। तो स्पेस होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब जितना रिक्वायर्ड है, जितना होना चाहिए इक्विपमेंट्स वो होना चाहिए आपके पास। प्रोडक्शन एरिया होना चाहिए, टेस्टिंग एरिया होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि ब्लड स्टोरिंग पे बहुत मैटर करता है, ना खराब हो जाएगा। पैकिंग के लिए अच्छे पैकिंग होनी चाहिए, लेबलिंग, ये सब कुछ होना चाहिए ना। तो आर सुपरवाइज फॉर द पार्टिकुलर ड्रग, सेलेक्टेड ड्रग, ठीक है ना। तो ये आता है एफ के अंदर आता है। अब F1 के अंदर क्या होता है, अब यही सब चीज़ हो रहा हो, पर वो किसके लिए हो रहा हो, द कंटेन रेगुलेशन स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन के लिए हो रहा हो, ठीक है। तो सपोज करो एक फिश है जिसके कितने हाथ है, 4 हाथ है, ठीक है, 4 हाथ है। तो एक हाथ में सपोज करो उसने एक वैक्सीन पकड़ रखा है, ठीक है, वैक्सीन पकड़ रखा है। F2 क्या बताता है, सेम चीज़ बताता है, किस चीज़ के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए बता रखा है। अब किसी बंदे को आप वैक्सीन लगाओगे तो कट आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा कट आ जाएगा। तो कट लगाने के बाद उसमें आप क्या लगाओगे, सर्जिकल ड्रेस लगाओगे। तो ऐसे याद कर सकते हो, दूसरे हाथ में क्या है, सर्जिकल ड्रेसिंग, क्योंकि डॉक्टर जल्दी जल्दी करेगा ना सब कुछ, वैक्सीन लगाने के बाद तुरंत से ड्रेसिंग कर दिया, ठीक है। तो दूसरे हाथ में उसके क्या है, सर्जिकल ड्रेसिंग है। सपोज करो F3 है, मतलब फिश है, एक फिश डॉक्टर है, ऐसे याद करो। F3 क्या है, कंटेन रेगुलेशन स्टैंड फॉर अम्बिकल टेप्स। अम्बिकल टेप क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, अम्बिकल टेप्स इसको कहते हैं। तो थर्ड में उसका टेप है, ठीक है, ड्रेसिंग करने के बाद वो जल्दी उसके ऊपर टेप लगा देगा, ठीक है, अम्बिकल टेप्स। FF के अंदर क्या है, कंट्री रेगुलेशन फॉर ऑप्थेमेटिक, मतलब कि आंखों के लिए कोई भी प्रिपरेशन तैयार होगा ना तो वो FF के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लो सिप्लॉक्स डी, आई ड्रॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसके अंदर आ जाएंगे, FF के अंदर आएंगे। तो फोर्थ हाथ में इसके क्या है, आंखों में डालने के लिए कुछ है, ताकि जो मान लो वैक्सीन लगाया, वैक्सीन लगाने के बाद ड्रेसिंग कर दिया, टेप कर दिया, इन सब के अंदर क्या आ रहा है, पेशेंट को दर्द हो रहा है, दर्द होने के बाद आंसू आ रहे हैं, तो आंसू को कवर करने के लिए ऑप्थेलमिक चीज़ डाल दिया डॉक्टर ने। तो फोर्थ हाथ में क्या है उसके, आंसू का ड्रॉप है कि वो रोए ना, ठीक है। तो F के अंदर ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बस F याद करना, थोड़ा रट्टे मारने वाली चीज़ थी ये। फिर आता है हमारा शेड्यूल जी मतलब क्या होता है, गर्ल, ठीक है। अब गर्ल क्या कर रही है, कंटेन सब्सटेंसेज विच इज़ यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है ना, मतलब कि ये ड्रग डॉक्टर है और एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो किसके अंडर परफॉर्म कर रही है, एक डॉक्टर के आसपास होनी चाहिए ना, क्योंकि डॉक्टर जब कोई नया सीखता है, कोई भी बंदा फ्रेशर होता है, तो वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास खड़े होकर ही परफॉर्म करते हैं। जो भी MBBS डॉक्टर होते हैं ना वो ऐसे काम करते हैं। तो सपोज करो जी है, गर्ल है और एक प्रोविजन के अंदर ही काम कर रही है, तो ये इस तरह के ड्रग होते हैं जो कि अगर बन रहे हो या कुछ भी हो रहे हो, एक सुपरविजन होना चाहिए, मतलब कि निगरानी में तैयार हो रहे हो और लेबल्ड भी अच्छे से हो, अकॉर्डिंगली हो। जैसे कि हार्मोनल प्रिपरेशन, अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हो तो एक सुपरविजन में होगा, ये किसी की निगरानी में तैयार होगा। टेस्टोलैक्टोन, डायबिटिक के लिए जितनी भी मेडिसिन बनती है, ग्लिप्टिन टाइप,
वो सुपरविजन में तैयार होते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल जी आप ऐसे याद कर सकते हो। शेड्यूल एच बहुत ही ईजी, बहुत ईजी, किसी भी ड्रग को आप पलट के देख लो, वहाँ पे शेड्यूल एच लिखा हुआ ही होगा, ठीक है। शेड्यूल एच याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। शेड्यूल एच अपने आप आपको पता है, ऐसे ड्रग्स जो कि किसी ऐसी नॉर्मली सेल नहीं हो सकते, मतलब कोई भी नहीं दे सकता इसको ऐसे ही, जब तक कि प्रिस्क्रिप्शन ना आए आपके पास, आप इसको दे नहीं सकते हो। इसको कहते हैं शेड्यूल एच तरह के ड्रग। कोई भी रैंडम ड्रग, जैसे नॉर्फ्लॉक्स वाला जो ड्रग है ना, नॉर्फ्लॉक्सासिन जो दस्त में काम आते हैं, उसको आप घुमा के देखो, शेड्यूल एच लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे ही रैंडमली किसी भी बंदे को नहीं दे सकते जब तक कि वो प्रिस्क्रिप्शन लेके ना आए आपके पास, ठीक है। रजिस्टर्ड फार्मा मेडिकल प्रैक्टिशनर ही प्रिस्क्राइब जो देता है वो एक प्रिस्क्रिप्शन पे ही देगा। फिर इसके अंदर एक और आता है एच एक्स। इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना मिस यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक। अब सिंपल सी बात है, एच इसलिए बन रहा है ताकि मिस यूजिंग उसका कम हो सके, इसलिए एच एक्स इसके अंदर एक और लाइन जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल जे। जे मतलब क्या होता है, जोकर। और जोकर देखो यहाँ पे क्या कर रहा है अभी बताता हूँ, पहले आप डेफिनेशन पढ़ो तभी तो आप इसको समझ पाओगे। कंटेन अ लिस्ट ऑफ वेरियस डिजीज एंड कंडीशन दैट कैनॉट बी ट्रीटेड अंडर द ड्रग करंटली इन द मार्केट। जोकर है और आपको वो जोकर मतलब बहला रहा है, फुसला रहा है, कह के कि आप 4 दिन में गोरे हो जाओगे, ठीक है। पर आपको पता है रियलिटी में ऐसा कोई मार्केट में ड्रग ही नहीं है जो 4 दिन लगाने के बाद आप गोरे हो जाओगे। तो ऐसे ड्रग का लिस्ट है जो कि क्या कंटेन करता है, मार्केट में क्लेम कर रहा हो कि ऐसा ऐसा चीज़ हमने ला दिया है जो जिसका इलाज है। जैसे कि मान लो कैंसर का इलाज है ही नहीं, तो एक ड्रग आके कह रहा है कि हम कैंसर ठीक करें, तो किसके अंदर आते हैं, शेड्यूल जे के अंदर में आते हैं। तो आप ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बेच सकते। ये सब शेड्यूल है, मतलब कि पहले ही लॉ बन चुके हैं आपके लिए, ताकि आप कोई क्राइम ना कर पाओ या फिर फॉल्स क्लेम ना कर पाओ, ठीक है ना। तो ये आपके लिए, अगर ये लास्ट में बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल के मतलब होता है काइट। तो ये लेमन का काइट है। इसके अंदर क्या आते हैं, ड्रग लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, और वी कैन से लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्टेड मतलब कि छूट है ये किससे, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन पे छूट है। द ड्रग्स विच आर नॉट मीन टू बी मैन्युफैक्चर बाय एनी पर्सन अंडर सम कंडीशन गवर्नमेंट पर्सन कैन बी मैन्युफैक्चरिंग इट। मतलब कि कोई भी बंदा इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है ऐसे ही, भले ही आप लाइसेंस पर्सन क्यों ना हो, पर आप फिर भी नहीं मैन्युफैक्चर इसको कर सकते हो। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो अंडर सम पेपर वर्क वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट चाहे तो। पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लाइसेंस पर्सन हो और पर आप कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है। इसको कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, मतलब बना नहीं सकता। इसके अंदर इस तरह के लिस्ट होते हैं ड्रग के, जैसे कि मान लो कोडिंग वाले प्रिपरेशन, तो कुछ ही पर्सन ही कर सकते हैं इसको। शेड्यूल एम। एम मतलब होता है मैन। तो मैन है ना, इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर किसके बारे में बात होगा, जीएमपी के बारे में। मतलब कि मैन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ बना रहा है। तो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होते हैं इसके अंदर, जैसे कि फैक्ट्री जो है वो प्रीमाइसेस है कि नहीं। प्रीमाइसेस मतलब क्या हो रहा है, जो क्राइटेरिया है, जो प्रॉमिस होता है। मतलब कि मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 4 बीघा जमीन होनी चाहिए, इतने वर्कर होने चाहिए आपकी कंपनी में, तभी जाके आपकी कंपनी की तरह मानी जाएगी, ओके। तो ये फिट बैठ रही है कि नहीं, जो भी प्रॉमिस कर रहा है वो ठीक है कि नहीं, प्लांट इक्विपमेंट उनके पास है कि नहीं, वो किसके अंदर आते हैं, शेड्यूल एम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल एम, अब देखो इसके अंदर 4 है, मतलब 4 तरह के मैन है। एम वन क्या होनी चाहिए, फैक्ट्री प्रीमाइस, मतलब कि कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। अगर वो हीमोपैथिक बना रही है तो वो एम वन के अंदर आएगा। अगर वो कॉस्मेटिक बना रही है तो M2 के अंदर आएगा। अगर मेडिकल डिवाइसेज बना रही है तो वो M3 के अंदर आएगा, ठीक है। ये होता है शेड्यूल एम, मतलब प्रीमाइसेस में फिट बैठनी चाहिए, ठीक है। फिर शेड्यूल एन मतलब क्या होता है, नेस्ट। और नेस्ट किसके अंदर, एक मान लो अपने एक मेडिकल स्टोर है, उसके अंदर नेस्ट घोंसला बन गया है। इसका मतलब क्या है, कंटेन ऑफ लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्या खोलने के लिए, एक ड्रग स्टोर खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। ये एन तो इंपॉर्टेंट आपको याद ही हो गया होगा। जैसे कि मान लो कितना बड़ा होना चाहिए ड्रग स्टोर, के अंदर रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, एक्सपायरी मेडिसिन टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए, और हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसके अंदर आती है, शेड्यूल एन के अंदर। मतलब कि आप अपना ड्रग स्टोर कैसे ओपन कर सकते हो, कौन बताएगा आपको, शेड्यूल एन बताएगा। फिर आता है आपका शेड्यूल ओ। ओ मतलब क्या होता है, ऑरेंज। और ऑरेंज फ्लेवर का हार्पिक आपने देखा होगा, ठीक है। तो शेड्यूल ओ किसके बारे में बात करता है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के बारे में बात करता है, जैसे कि सैनिटाइजर, हार्पिक, फिनाइल एक्सेट्रा, ओके। ये सब किसके अंदर आते हैं, शेड्यूल ओ के अंदर आते हैं। फिर आता है शेड्यूल पी। पी मतलब क्या होता है, पैरेट, है ना। सब पैरेट, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 पैरेट लिखा है। अब पी के बारे में समझो, ये किसके अंदर रेगुलेशन करता है, ये पीरियड ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, मतलब कि एक्सपायरी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखो एक्सपायरी चेक कर रहा है एक पैरेट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो समझो एक्सपायरी। लीड डेट क्या होता है, शेल्फ लाइफ क्या होता है, और एक्सपायरी डेट क्या होता है, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझो पहले तो। लीड डेट वो डेट होता है जब प्रोडक्ट तैयार हुआ, उसको कहते हैं लीड डेट। और जब प्रोडक्ट खत्म हो जाता है ना, उसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। पर इनके बीच का जो गैप होता है 2002 से लेकर 2024, मतलब 2 साल, तो वो 2 साल क्या कहलाएगा, शेल्फ लाइफ कहलाएगा। ये समझना, ठीक है। ये हो गया P1, मतलब कि शेल्फ लाइफ चेक कर रहा है ऑफ ड्रग। फिर आता है P1, ठीक है ना। P1 क्या होता है, कंट्रोल रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू पैकेजिंग साइज़ क्या होगी उस ड्रग की, ठीक है ना। पैकेजिंग साइज़ क्या होगी उस ड्रग की, मतलब पैकिंग के बारे में बताता है ये P1। आपने कई बार देखा होगा ड्रग छोटा सा होता है, पैकिंग बहुत लंबी सी हो जाती है, तो वो सब कंट्रोल करता है P1, ठीक है। फिर आता है क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, क्वीन। अब देखो क्वीन, देखो मेकअप लगा के आई है, तो शेड्यूल क्यू के अंदर वो आते हैं जो कि वो करते हैं परमिटेड ऑफ डाइज, पिगमेंट्स या फिर कलर। मतलब कि कॉस्मेटिक में कितने डाइज मिल सकते हैं, एक लिमिट होती है ना किसी भी चीज़ को मिलाने की। तो कितना लिमिट है डाइज को मिलाने का, पिगमेंट को मिलाने का, फिर कलर मिलाने का, किसके अंदर, शोप एंड कॉस्मेटिक। जैसे कि एग्जांपल मान लो कॉस्मेटिक में ना कोल तार यूज़ होता है, ताकि अंदर के जितने भी डस्ट है उसको एब्जॉर्व कर पाए। तो कोल तार यूज़ होता है, पर एक लिमिट होती है सेट की, इतने ही यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये शेड्यूल क्यू के अंदर कवर होते हैं। फिर आता है शेड्यूल आर। आर मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप में क्या यूज़ करना चाहिए हमें, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोटेक्शन यूज़ करने चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन यूज़ करने चाहिए। तो इसके अंदर क्या कंसिडर होता है, इसके अंदर 2 है, आर एंड R1। इसका मतलब क्या है, कंडीशन वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्डम्स एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इनके लिए शेड्यूल आर है, और आर के अंदर R1 भी है। तो ये सेम चीज़ है, ये पिल्स वगैरह हो गया एक तरह से, और एक मेडिकल डिवाइसेज जो कि
कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ हो रही है, जैसे कि यूटीआई वगैरह यूज़ होते हैं ना, ये R1 के अंदर कंसीडर होगा। फिर आता है शेड्यूल एस। एस मतलब क्या होता है? सन, और सन से हमें याद आता है सनस्क्रीन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक है, मतलब कि इन कॉस्मेटिक के लिए स्टैंडर्ड जो भी बन रखा है वो शेड्यूल एस के अंदर कंसीडर्ड होगा। उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल टी। टी मतलब क्या होता है? ट्री। ट्री, अब ये ट्री कहाँ पे उगा हुआ है? एक आयुर्वेदिक कंपनी के आगे ट्री है ना, उसको ऐसे कंसीडर करो आप। तो शेड्यूल टी क्या करते हैं? शेड्यूल टी कंटेन करते हैं वेरियस रेगुलेशंस जो कि रिक्वायरमेंट पूरी करें, मतलब रिक्वायर्ड होता है एक आयुर्वेदिक को बनाने के लिए, सिद्धा को मेडिसिन बनाने के लिए, यूनानी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और उसकी हाइजीन पे भी मेंटेन करना। इसके अंदर आता है शेड्यूल टी, मतलब कि हमने जो भृंगराज बना रहे थे वो किसके क्या क्या रेगुलेशन, मतलब शेड्यूल टी को वो प्रोमाइज़ करना चाहिए, मतलब उसके क्राइटेरिया में फिट बैठना चाहिए। जो वो कह रहे हैं हमें वो पालन करेंगे तभी हम लोग ड्रग में वो मार्केट में वो ड्रग ला सकते हैं, वरना नहीं ला सकते। फिर आता है शेड्यूल यू। यू मतलब कि अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखो दो है, एक है कॉस्मेटिक और एक है ड्रग। तो यू और U1 मतलब कि क्या है? ये रिकॉर्ड ऑफ लिस्ट होगा, मतलब कि मान लो कुछ बना रहे हो तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उसको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। रॉ मटेरियल मंगवाए तो उसका रिकॉर्ड हम अलग से बनाएंगे, कितने क्वांटिटी में बना रहे हो उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, कब बना रहे हो उसका रिकॉर्ड अलग से बनाना होगा। मैं तो रिकॉर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना हमारी लाइन में। तो अगर ड्रग के बारे में होगा वो सब रिकॉर्ड, तो उसको कहेंगे हम यू। और U1 कब कहेंगे? अब वही रिकॉर्ड अगर कॉस्मेटिक के लिए होगा, ठीक है, तो वो कहेगा, वो आएगा U1 के अंदर। अब आता है शेड्यूल वी। वी मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन करना जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन, मतलब कि पेटेंट ड्रग और प्रोप्राइटरी ड्रग के अंदर ये बताता है कि कौन आपका जो ड्रग बना रहे हो वो पेटेंट के अंदर आएगा या प्रोप्राइटरी के अंदर आएगा, और वो कौन बताता है? शेड्यूल वी बताते हैं हमारा, ठीक है ना। फिर आता है हमारा शेड्यूल डब्ल्यू, मतलब कि शेड्यूल डब्ल्यू क्या है? शेड्यूल डब्ल्यू मतलब होता है वॉलेट, और वॉलेट के अंदर हमेशा PCM तो होना ही चाहिए ना। PCM मतलब पैरासीटामोल। तो ये क्या बताता है? कंटेन लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केट अंडर जेनरिक नेम्स, मतलब कि ऐसे ड्रग की लिस्ट जो कि जेनरिक नाम पे ही बिक रहे हैं, वो शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर आते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है शेड्यूल एक्स। एक्स मतलब होता है एक्समैक्स ट्री, और ट्री क्या होता है? कोरेक्स टी, है ना। तो ऐसे ड्रग जो जिनका इंपोर्ट करना, सेल करना, लेबल करना, पैकिंग करना क्या है? प्रोविज़न है, मतलब कि प्रोहाइबिटेड है, पर किसी प्रोविज़न के अंदर हम ये कर सकते हैं। ड्रग आर, और ऐसे ड्रग जो कि क्या है? एक एडिक्टिव है, बैंड है या नार्कोटिक के अंदर आते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो एम्फेटामिन, बार्बिटल, एमोबार्बिटल, साइक्लोबार्बिटल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, कोडिन हो गया, एक्सेट्रा हो गया। फिर आता है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई के अंदर क्या होते हैं? कंटेन रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस, मतलब कि रिक्वायरमेंट क्या होगी, गाइडलाइंस क्या होगी? क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए फॉर इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्लिनिकल ट्रायल के लिए मैंने एक फोटो डाल रखा है, ये शेड्यूल वाई के अंदर आएंगे। अब ये तो हमने कर लिया, पर यहाँ पे आपने कहीं नोटिस करा शेड्यूल एल मिसिंग है, शेड्यूल आई मिसिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने इजी में बताने के लिए ट्राई कर रखा है, 3 ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। तो अमेंडेड मतलब चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ अमेंडेंट पढ़ेंगे शेड्यूल को टू द रूल्स को लेके। तो 1982 में एक अमेंडेंट हुआ कि शेड्यूल एल, शेड्यूल आई और शेड्यूल ई मतलब कि लाई को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है, और शेड्यूल एक्स को लाया जाएगा। एक्स मतलब नार्कोटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, शेड्यूल एल को लाया जाएगा। फिर आता है 1988 में एक चेंज हुआ जिसमें बताया गया कि शेड्यूल एम को वापस से रिवाइज करा जाएगा। एम मतलब क्या था? GMP। वहाँ पे एम मतलब मैन, और मैन क्या कर रहा था? बना रहा था, है ना। मैन बना रहा था मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो रिवाइज करा गया, गुड मैन्युफैक्चरर प्रैक्टिस, ठीक है, इसको रिवाइज करा गया, मतलब लाया गया। फिर आता है इंट्रोडक्शन, और शेड्यूल वाई को भी लाया गया, किस लिए? क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, है ना, शेड्यूल वाई को लाया गया क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। फिर आता है 2000 में, हमारा जो सन 2000 था उसमें शेड्यूल टी को क्या करा गया? इंट्रोड्यूस करा गया। शेड्यूल टी के अंदर क्या था? याद करो, टी मतलब ट्री, है ना, टी मतलब ट्री। यहाँ देखो ट्री मतलब ट्री था, और ट्री किसके आगे उगा हुआ था? आयुर्वेदिक कंपनी के आगे ट्री उगा हुआ था, है ना। इसको कहते हैं शेड्यूल ट्री। और ये किसके बारे में बात कर रहा था? कुछ भी आप आयुर्वेदिक बना रहे हो, सीधा बना रहे हो, यूनानी बना रहे हो, तो उसकी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए, वो शेड्यूल टी को लाया गया। फिर 2011 में क्या लाया गया? HX सिस्टम को लाया गया। HX मतलब क्या था? शेड्यूल एच, और एच मतलब क्या हुआ था? शेड्यूल एच में याद करने की जरूरत नहीं थी। ड्रग के पीछे आप देखोगे तो शेड्यूल एच मतलब ऐसे ड्रग जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्राइब नहीं करे जा सकते, वो किसके अंदर आते हैं? शेड्यूल एच के अंदर आते हैं, ठीक है। ये था हमारा अमेंडेंट हुआ था, कुछ चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम पे। फिर आता है हमारा न्यू। नाउ अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ड्रग कैन बी डिवाइडेड। इस पर डिवाइड हो सकते हैं 4 कैटेगरी में। ऐसे ड्रग जो कि C1 और HX को फॉलो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी, ओके। सेकंड कैटेगरी क्या हो सकता है? जो C1 X को फॉलो, C और C1 को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरा कैटेगरी ये हो गया। थर्ड कैटेगरी क्या हो गया? जो C और C1 को तो फॉलो करते हैं पर X को फॉलो नहीं करते, हो गया थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी क्या हो गया? ऐसे ड्रग जो सिर्फ X को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ बात कर लेते हैं। C मतलब क्या था? कैट। कैट मतलब कि पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल, ओके, पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल। और X क्या था? ऐसे ड्रग जो नार्कोटिक के अंदर आते हैं। तो पेरेंटल, नॉन पेरेंटल और नार्कोटिक को फॉलो करे, पहला कैटेगरी। जो पेरेंटल नॉन पेरेंटल को सिर्फ करे पर नार्कोटिक को ना करे, वो सेकंड कैटेगरी। थर्ड क्या था? सॉरी, इसको फॉलो करे, पहला कैटेगरी। जिसको ना फॉलो करे, सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या था? जो सिर्फ इनको फॉलो करे और नार्कोटिक को फॉलो ना करे, वो इसको थर्ड कैटेगरी। और जो सिर्फ नार्कोटिक को फॉलो करे ऐसे ड्रग को क्या कहेंगे? फोर्थ कैटेगरी, ठीक है। तो ये था, मैंने इसको अच्छे से मैंने समझाने की ट्राई करी थी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस 2 टॉपिक बचे हैं हमारे, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। बस ये 2 टॉपिक बचे हैं, और उसके बाद बहुत इजी से फिर ये हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी है, और जो पेपर में उठता है वो उठता है हमारा ये शेड्यूल टू द एक्ट एंड शेड्यूल टू द रूल। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करी है और एक एक लाइन समझाने की ट्राई करा है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट में दे सकते हो।